हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं आरआरबी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन के लिए स्पेशल जनरल साइंस की क्लासेस लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि ये जो सुबह 9 बजे साइंस की क्लास होती है, ये इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन सब में जितनी भी साइंस आती है वो इन क्लासेस से बाहर नहीं जाएगी। तो मेरा आप सबको सुझाव है कि क्लास को सीरियसली देखिएगा, कोशिश कीजिएगा अच्छे से पढ़ने की, और जहां समझ में ना आए वहां पूछने की। हालांकि जो लोग आप कमेंट करते हो उनका भी जवाब दिया जाता है। दूसरी तरफ ऐप में भी ये सुविधा दी गई है, जो हमारी वाईफाई स्टडी की ऐप है, कि आप उसमें भी अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई डाउट्स हैं साइंस से जुड़े हुए या किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए, वो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ये बात सारी की सारी? तो कल के लिए कल की क्लास नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। आप लोग एक साथ ताबम में मत आ जाया करो। बहुत सारे लोगों ने अपनी हरकतें भी कर दी, आप देख ही रहे होगे। बट देखो, सिलेबस थोड़ा अपने हाथ में है। क्या था कल, एक्चुअल में इनको पता नहीं था जाम वाम का। मैंने हालांकि कमेंट में डाल दिया था कि मुझे थोड़ी वीकनेस थी, मैं उठ नहीं पाया था, मतलब ढंग से सोच नहीं पाया था। जब कुछ दिमाग सोचने लायक नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा क्या खाक। तो इसलिए मैं पहले ही मैसेज कर दिया था, लेकिन इनको पता नहीं था सर लोग को, तो इन्होंने सोचा जाम में हूँ। जाम वाम में नहीं होता, मैं यहीं पे 5 मिनट दूरी पे रूम लिया हुआ हूँ, जिससे कि आने जाने में टाइम ना खर्च हो। क्लियर है? तो आज जो स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु भौतिकी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया की जितनी भी चीजें होती हैं, हम सब जानते हैं वो किससे बनी होती हैं? एटम से। किससे बनी होती हैं? इसे आप एटम कह लो या आप परमाणु कह लो। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले जॉन, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे हमारे भारत के भी, कई ऋषि मुनि थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि दुनिया की चीजें जो होती हैं वो एटम से बनी होती है, परमाणु से बनी होती हैं। और एटम एक ऐसी चीज होती है जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब आप उसके और भाग नहीं कर सकते। आप अगर उसके और भाग करेंगे तो एटम एटम नहीं रहेगा, परमाणु परमाणु नहीं रहेगा। तो हमने कहा कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर की जितने भी पदार्थ हैं दुनिया की, उनकी सबसे छोटी इकाई, जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई हमने क्या कहा? परमाणु है या एटम है। ठीक है भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, समय बीतता गया, और खोजबीन जो ऐसे ही 18th सेंचुरी आई, 19th सेंचुरी आई, 1886, 97, 1911, 1832, 1932, तो मतलब अलग अलग सालों में अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने प्रयोग किए और ये पता लगाया कि एटम जो है वो भी कई तरह के पार्टिकल से मिलके बना है। एटम भी कई तरह के पार्टिकल या कणों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? कई तरह के पार्टिकल या कण। तो ऐसे पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, जिन्हें आप और नहीं बांट सकते, ऐसे पार्टिकल्स को हमने कहा फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहा? फंडामेंटल पार्टिकल या मूल कण। क्या कहा मैंने? कि एटम के ऐसे पार्टिकल, एटम ऐसी चीजों से, जिन चीजों से मिलकर बना है, जिन्हें हम और नहीं बांट सकते, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? फंडामेंटल पार्टिकल या मूल कण। और मूल कण कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। पहले तो शुरुआत में तो 3-4 ही थे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद में खोजबीन चलती रही, और आज लगभग 30 से ऊपर, अबव 30 से ऊपर हमारे पास क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल या मूल कण हैं। हमने पहले सोचा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये भी फंडामेंटल है, लेकिन अगर आप आज के बिल्कुल मॉडर्न टाइम की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये और भी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वार्क्स, लेप्टॉन्स। ये आपने पढ़े नहीं होंगे। ये और भी छोटी छोटी चीज होती हैं, इनसे भी छोटी चीज होती है जिसे आप क्या कहते हो? गॉड पार्टिकल। क्या कहते हो? गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन,
आपको पता है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पे एक मशीन है, मतलब एक लेबोरेटरी है, जहां पे न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन को टकराकर उन्होंने क्या बनाया, एक गॉड पार्टिकल को, भगवान के कण को, जो दुनिया का सबसे छोटा कण है, जिससे पूरी की पूरी डार्क मैटर, देखो कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, तो इसे तो हम सिंपल मैटर कह सकते हैं। कुछ यूनिवर्स में ऐसे पदार्थ है जो हमें दिखाई नहीं देते, उसे हम डार्क मैटर कहते हैं, मींस काला पदार्थ, कृष्ण पदार्थ, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो वो कैसे पार्टिकल से बना होता है, जिन्हें हम गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन कहते हैं। तो यहां तक अभी दिमाग से हटाओ, एक चीज याद रखो कि सबसे छोटा मैटर की इकाई क्या है, एटम। एटम को आप फर्दर डिवाइड करोगे, उसको काटोगे, तो वो फिर एटम नहीं रहेगा, वो एटम के रूप में नहीं रहेगा। एटम बहुत सारे मिले, क्या बना, एक पूरा का पूरा मैटर, चाहे मैं हूं या ये प्लास्टिक की बॉडी हो या ये पेन हो। एटम कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें मूल कण कहते हैं। मूल कणों की पहले जो संख्या थी वो कम थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही हम जानते थे, धीरे धीरे और खोजबीन होती रही, इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही, और आज हमारे पास लगभग 30 से ऊपर फंडामेंटल या मूल कण हैं। क्वेश्चन आता है मूल कण क्या हैं, जिन्हें हम और डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने अभी देखा कि हम इन्हें भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाती है बहुत ज्यादा हाई फिजिक्स। आप इतना याद रखो कि जो मेन एटम के कण होते हैं फंडामेंटल, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां होते हैं, इसको हम अच्छे से केमिस्ट्री में और पढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी ये सब्जेक्ट जो टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो इसमें भी हमें थोड़ा जानना जरूरी है। तो भैया कई सारे साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने, पहले थॉमसन ने मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने दिया, फिर उसके बाद में नील्स बोर आए, तो सबने अपने अपने मॉडल बताए कि एटम के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये कहां कहां पाए जाते हैं। तो सबने बताया, आगे जाके और रिफाइन हुआ, कहा गया कि इसके अंदर, एटम के अंदर एक बहुत ही डेंस या एक बहुत ही सघन कम रेडियस की एक छोटी सी जगह होती है, जिसे हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, परमाणु नाभिक, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ अलग अलग एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो क्या समझे आप कि केंद्रक के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, नाभिक जो होता है परमाणु नाभिक, न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन पाए जाते हैं और एक न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 10 की पावर -31 kg तक पहुंच जाता है, मतलब बहुत ही कम। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो बहुत 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 कम होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को या इसके द्रव्यमान को जब हम नेग्लेक्ट कर देते हैं या अनदेखा कर देते हैं, कहने का मतलब जब हम किसी एटम का मास निकालते हैं, एटम का द्रव्यमान निकालते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं करते। क्यों शामिल नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। हम सिर्फ एटॉमिक मास में, एटम के एटॉमिक मास या परमाणु के द्रव्यमान में हम किस किस को शामिल करते हैं, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के। किस किस के को, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के, जिसमें लगभग सेम होता है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। ये 10 की पावर -24 kg के पावर्स में होता है। तो फिर से समझ लीजिए, जो एटम का मास होता है, एटम के अंदर जो द्रव्यमान, जैसे मेरे अंदर जो द्रव्यमान आया है, इसी तरह एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत एटम के अंदर जो मास होता है वो किस किस की वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कहां हैं, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब कई के तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है, अब अगर मान लो भाई ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, इसकी जो रेडियस है वो बहुत कम होता है। अब हमने क्या कहा कि सर ठीक है, आपने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर रहते हैं, तो मान लो न्यूट्रॉन तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता,
जैसे हमने पढ़ा था ना, प्रोटॉन के ऊपर प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ठीक है सर, न्यूट्रॉन तो हमने मान लिया। अब एक बात बताओ, ये हमारा न्यूक्लियस है, यहां भी प्रोटॉन है, यहां भी प्रोटॉन है, सर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, क्या करेंगे, रिपल्सन, मतलब एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। आपको पता है ना, जो लाइक चार्ज होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, एक दूसरे से दूर धकेलते हैं, और जो अनलाइक होते हैं, माइनस प्लस, वो एक दूसरे को खींचते हैं। ये अट्रैक्टिव होते हैं और ये क्या होते हैं, रिपल्सिव। अब बोले सर ये न्यूक्लियस में रह गए और ये बहुत पास पास भी हैं, इनके अंदर क्या होना चाहिए था, रिपल्सन। फिर एटम के अंदर प्रोटॉन कैसे रह पाए न्यूक्लियस के अंदर? तो क्वेश्चन आता है, इनको बांधने के लिए एक फोर्स आता है। आपको मैंने जब बल पढ़ाया था तो उसमें मैंने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ाए थे कि नेचर में, प्रकृति में 4 फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं। पहला आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया था वीक न्यूक्लियर फोर्स, पढ़ाया था ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स, या क्या कह सकते हैं, क्षीण परमाणु बल। तीसरा मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पढ़ाया था ना, और चौथा मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, पढ़ाया था ना, तीक्ष्ण या स्ट्रॉन्ग परमाणु बल। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए कौन सा नेचर ने बल दिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, इसकी जो शक्ति होती है इन चारों में सबसे ज्यादा होती है, लगभग 10 की पावर 38। ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 38 घात, इतनी ज्यादा शक्ति होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन को बांध के रखता है, वो प्रोटॉन के रिपल्सन को जाने नहीं देता। और इसकी खासियत क्या है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को लगने के लिए एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन की जो दूरी होनी चाहिए वो लगभग कितनी होनी चाहिए, 10 की पावर -15। और 10 की पावर -15 को आप क्या कह सकते हो, फर्मी। क्या कह सकते हैं, फर्मी या फेम्टो। याद है ना, 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -12 पीको, इसी तरह 10 की पावर -15 फर्मी। तो दो प्रोटॉन के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, फर्मी मीटर में होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? तो ये जैसे मान लो अगर इसकी पावर 1 है, इसकी कितनी होती थी, 10 की पावर 25, इसकी 10 की पावर 36, और सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता था इसमें, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 38 गुना ज्यादा होता था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधने के काम आता है और इनको साथ रखने की कोशिश करता है। अब अगर प्रोटॉन साथ नहीं रह पाएंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वगैरह पे, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो प्रोटॉन वगैरह भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करके किससे निकल जाते हैं, इससे, न्यूक्लियस से निकल जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। जब फ्री प्रोटॉन दुनिया में घूमेगा तो फ्री प्रोटॉन किसकी फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन 1H1 प्रोटियम की फॉर्म में। इसी तरह दूसरी वाली से मिलके क्या बना देगा, सेम टू सेम से H2। याद रखिएगा, जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ था बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा प्रोटॉन जो थे वो फ्री प्रोटॉन पूरे में घूमते रहे, क्या बनती रही, हाइड्रोजन गैस बनती रही। इसीलिए यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। पता है ना ये बात? तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस। उसका कारण यही है कि फ्री प्रोटॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वहां मिलके प्रोसेस से क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। इसलिए ब्रह्मांड हो, सूर्य हो, हमारा सोलर मंडल हो, सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड, यहां तक तो आपको कोई टेंशन नहीं रही होगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसका जो नेमिंग की, इसका जो नामकरण किया है, फटाफट फटाफट लिखते रहो इस नॉलेज को।
इसका जो नामकरण किया वो थे स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहने वाले, जबकि इसकी जो खोज की, डिस्कवरी की, वो की थॉमसन ने। ये आता है क्वेश्चन, किसने की? जे थॉमसन। हिंदी में लिख लेना फटाफट से, समझ लेना। इलेक्ट्रॉन मतलब पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिसिटी, याद करने में बहुत परेशानी आती है। इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली, और आप जानते हो बिजली की प्रेस थॉमसन नाम की कंपनी की आती है ना, तो वहां से याद कर लेना, थॉमसन नाम की कंपनी की बिजली की प्रेस आती है, इलेक्ट्रिक प्रेस। और इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रॉन, तो डिस्कवरी किसने की है? इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने 1886। कहीं आपको 1896 भी मिलेगा, लेकिन आप 1886 समझ के चलो। इस पे जो चार्ज होता है आपको पता है, आवेश चार्ज कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसका जो मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -30 kg, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका याद रखिएगा, हर एक जितने भी पार्टिकल होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, इनका एक एंटी पार्टिकल भी होता है। क्या होता है? एंटी पार्टिकल। तो ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को एनहिलेट का मतलब समाप्त कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। क्लियर है? चलिए, देन आ जाता है प्रोटॉन। देन क्या आ जाता है? प्रोटॉन। खोज की, डिस्कवरी या खोज, ई गोल्डस्टीन। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर आपका गोल्ड खो गया तो क्या आ जाएगी? नेगेटिविटी। किसी के पास गोल्ड की चेन है या कुछ है, उसके गोल्ड की चेन खो गई तो क्या हो जाएगा? उसके पास नेगेटिविटी आ जाएगी, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। अगर गोल्ड है तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन। डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने। और नामकरण किसने किया? नेमिंग लिख लेना, नेमिंग किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इसको क्या कहा? सॉरी, ये था 1897, एक सेकेंड, और ये था 1886, वो था 1897। दिमाग से निकल जाती हैं ऐसी चीजें। देन चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? 1.6 इंटू, एक और याद रखिएगा, पहले प्रोटॉन की खोज हुई थी, मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी बता चुका हूं। इसीलिए जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, क्योंकि प्रोटॉन को पहले खोजा गया था। चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, किसमें? प्लस में, क्योंकि इसका किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन का माइनस में। और इसका मास कितना होता है? वजन, ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। वहां -24 कर दिया था मैंने, उसे कितना कर देना? -27 kg। और इसका एंटी पार्टिकल कौन सा होता है? एंटी प्रोटॉन। एंटी पार्टिकल क्या होता है? एंटी प्रोटॉन। ये हमारे केमिस्ट्री में भी काम आने वाली चीज है, बहुत ज्यादा। केमिस्ट्री में दोबारा कराने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन नामकरण स्टोनी ने किया, पत्थर जैसे किसी के नाम का पत्थर गाड़ देते हैं। खोज किसने की? थॉमसन कंपनी की प्रेस आती है। चार्ज माइनस में 1.6, मास 9.1, इसीलिए बहुत कम होने की वजह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। सेकंड की बात करें, प्रोटॉन डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। गोल्ड है पॉजिटिव, चार्ज प्लस में रहेगा। एंटी पार्टिकल है इसका एंटी प्रोटॉन। और मास, द्रव्यमान कितना रहेगा? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक चीज याद रखिएगा, जहां हिंदी बोल रहा हूं द्रव्यमान, वहां मास समझ के लिख लेना। 38-39 क्लास हो गई है, अब हिंदी इंग्लिश की टेंशन नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ऐसे ही, और तीसरा जो पार्टिकल होता है वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खोज की, डिस्कवरी की चैडविक ने, जेम्स चैडविक। खोज किसने की? चैडविक ने। 1932। मास
इसका भी उतना ही है, लगभग 1.6756 है। और अगर उसका बात करेंगे प्रोटॉन का तो 1.6746। मतलब इस तरह से मान लो कि प्रोटॉन का थोड़ा सा कम रहता है, लगभग बराबर है, बस न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, स्लाइटली ज्यादा होता है, इंटू 10⁻⁻27 kg न्यूट्रॉन। और इसका एंटी पार्टिकल भी क्या होता है, एंटी न्यूट्रॉन। इसके अलावा एक दो और हैं, जैसे न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज ये भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं, न्यूट्रिनोज। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पाई मीसोन, पाई मीसोन, ये मतलब कहने का मतलब है ये सब एटम के अंदर पाए जाते हैं। पाई मीसोन, इसकी खोज की थी 1935 में हिडेकी युकावा, हिडेकी युकावा, हिडेकी युकावा, एच युकावा ने। पाई मीसोन मतलब ये जितने भी अभी आपने 4-5 लिखे, ये क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। इसी तरह छठा होता है फोटोन, जिससे क्या मिलके बनी होती है, लाइट। और लाइट कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, उनके अंदर कौन से कण पाए जाते हैं, फोटोन, विद्युत चुंबकीय कण। ये जितने भी पार्टिकल होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूमते हैं एटम के, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड 1911, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल मतलब एक सोने की एक पत्ती लेकर इसके ऊपर एल्फा कण, एल्फा पार्टिकल। अब कहोगे एल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, तो हीलियम होता है, हीलियम, हीलियम एटम जो होता है इसको एल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था, हीलियम एटम पॉजिटिव होता है, इसको एक गोल्ड फॉयल के ऊपर टकराया गया तो देखा गया कि ज्यादातर जो किरणें थी वो तो सीधी चली गई, कुछ बिल्कुल वापस आ गई। तो इन्होंने कहा कि कोई चीज है जो पॉजिटिव चार्ज है और एटम के बिल्कुल बीच में है, जिससे ये पॉजिटिव पॉजिटिव टकरा के क्या जा रहा है, वापस। इसी को नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। पॉजिटिव है क्योंकि प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसलिए न्यूक्लियस का पता चल गया कि बहुत पतला सा, बहुत छोटी सी कोई चीज होती है, लगभग 10⁻⁻15 फर्मी के इक्वल की। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बने रहते हैं और क्या होता है, चलिए रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे जाना कि दुनिया के जितने भी एटम्स हैं वो चाहते हैं स्टेबिलिटी। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो स्थायित्व चाहते हैं। स्थायित्व मतलब कि वो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल में, स्थायित्व कह लो या स्टेबिलिटी कह लो, सब जितने भी एटम्स हैं ये सब स्टेबल रहना चाहते हैं या स्थायित्व चाहते हैं। अब अगर ये स्थायित्व चाहेंगे तो जो ये स्टेबिलिटी होती है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। इसको समझिएगा। देखो क्या होगा कि जैसे मान लो प्रोटॉन और प्रोटॉन ये दो है न्यूक्लियस के अंदर। अब प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, रिपल्जन लगाएंगे। तो रिपल्जन से बचने के लिए इन्हें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। भाई एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब इनको बहुत ज्यादा तीव्र बल चाहिए, तीव्र परमाणु बल। अब तीव्र परमाणु बल लाने के लिए देखा गया कि इनको किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है।
किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, समझिएगा ये क्या है? न्यूट्रॉन, और ये क्या है? प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कितना होता है? 1। मतलब जितने न्यूट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो एटम क्या रहेगा? स्टेबल। और 0 अगर आप 1 से लेके 20 तक जिनके एटॉमिक नंबर होते हैं, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर, मतलब जिसके अंदर 1 से लेके 20 तक प्रोटॉन पाया जाता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो आप देख लो किसी का भी उठा के मैक्सिमम क्या होते हैं, जैसे सिंपल मान लो कार्बन 12, तो इसमें निकालोगे ये क्या होता है? ऊपर मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या किस किस से बनी होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। नीचे वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर और परमाणु क्रमांक किससे बना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जितना 6, तो अगर ये 12 है जिसमें से 6 क्या हैं? प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? 6। तो इसका मतलब अगर कार्बन की जो ये कार्बन 12 है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? बराबर, 6 और 6, इनका रेशियो कितना आ गया? 1। तो ये क्या होगा? स्टेबल। क्या होगा? स्टेबल, मतलब स्थायी। मतलब ये डिकम्पोज नहीं होगा, ये स्थायी है पहले से, ये अब इसमें से कोई क्षरण वगैरह नहीं होगा, इसका क्षय नहीं होगा। जबकि बेटा थोड़ा सा कर लो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है नॉलेज वाइज, फिर क्वेश्चन करोगे आपको मजा आएगा। क्वेश्चन में फिर सारी चीजें दोबारा से क्लियर हो जाएंगी, परेशान मत होना। दूसरी तरफ कार्बन की एक आइसोटोप होती है। आइसोटोप मतलब समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है आइसोटोप का? कि इसका एटॉमिक नंबर इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर सेम। जैसे कार्बन की 3 आइसोटोप होती हैं, कार्बन 13, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो देखो इसका सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, 6 6 6। परमाणु क्रमांक सबका होता है बराबर, जबकि जो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या, ये होती है डिफरेंट। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो द्रव्यमान संख्या 12 है, यहां पे 13 है, यहां पे 14 है। द्रव्यमान संख्या अलग होने का कारण क्या है? यहां पे न्यूट्रॉन कितने? 6, 6 और 6 12। यहां पे कितने न्यूट्रॉन? 7, 7 और 6 13। यहां पर कितने हैं? 8। तो अब देखो जैसे ही हम 8 की तरफ पहुंचेंगे और इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालेंगे, तो 8/6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, लगभग 1.33 के लगभग आ जाएगा। तो कहने का मतलब कुछ का 1.5 से ऊपर चला जाएगा। जिनका एटॉमिक नंबर 83 या 83 से ज्यादा है या मोर देन 83, वो सब तो उनका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो होता है ये ग्रेटर देन 1.5 1.6 हो जाता है, जिससे ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल करने का मतलब कि ये ज्यादा, मतलब इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में स्थायित्व नहीं होता और इनके प्रोटॉन वगैरह क्या रहते हैं? वो घूमते रहते हैं, मतलब वो अपनी जगह छोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं। तो जो अनस्टेबल है, जितने भी अनस्टेबल या अस्थायी एटम है, मतलब जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो सही नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, उनमें क्या होता है? लगभग अस्थायी कहते हैं। और अस्थायी हैं तो वो अपने अंदर से या तो कुछ न्यूट्रॉन दे देंगे, न्यूट्रॉन बाहर निकाल देंगे आउटसाइड, या कुछ प्रोटॉन आउटसाइड बाहर निकाल देंगे। समझ लीजिएगा, कुछ न्यूट्रॉन बाहर निकाल देंगे या प्रोटॉन बाहर निकाल देंगे। और जब ये प्रोसेस करेंगे तो इनके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी या रेडिएशन ऊर्जा निकलेगी। जब ये बाहर अपने न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को निकालेंगे तो इसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी या रेडिएशन निकलेगी। तो उसी एलिमेंट को, उन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल एटम्स खुद की एनर्जी को देकर
स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एटम का सपना होता है वो स्टेबल रहे। तो जो अनस्टेबल होते हैं वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। और जो स्टेबल होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव। वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। जो स्थायी होते हैं वो रेडियोधर्मी नहीं होते, उनके अंदर से रेडियो एक्टिव रेडिएशन नहीं निकलती। अब समझिएगा, यहां चलते हैं, यहां बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर जो क्षरण होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, अभी हमने बात की कि वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ चीजों को निकाल देते हैं। तो निकालते क्या क्या है? तो 3 तरीके का होता है रेडियो एक्टिविटी, डिके, रेडियो एक्टिव क्षरण, रेडियोधर्मी क्षरण। दिखाई तो दे रहा है ना? रेडियोधर्मी क्षरण। एक होता है एल्फा डिके। क्या होता है? एल्फा, जिसमें एल्फा किरणें निकलती हैं। एल्फा डिके बोल दो या एल्फा रेज। क्या निकलती हैं? एल्फा किरणें। दूसरी होती हैं बीटा रेज। इसमें कौन सी निकलती हैं? बीटा किरणें। तीसरा होता है गामा रेज, गामा किरणें। गामा किरणें कितने तरह की निकल गई? एल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। गामा किरणों की जो पेनिट्रेशन क्षमता होती है, मान लो आपने एक 10 सेंटीमीटर की कोई चीज बीच में लगा दी और गामा रेज आ रही हैं, तो ये मोटी से मोटी चीज को मतलब उसके अंदर से निकल के चली जाती है। कहने का मतलब इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, पेनिट्रेशन पावर या वेधन क्षमता, वेधन क्षमता वो सबसे अधिक मैक्सिमम या सबसे अधिक किसकी होती है? वेधन क्षमता, वेध देना, पेनिट्रेशन पावर सबसे अधिक किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। और अल्फा बीटा किरणों की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो इनसे कम होती है। अल्फा में क्या होता है? अल्फा डीके जो होता है, इसमें मास नंबर, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 4 कम हो जाती है या 4 लेस हो जाती है, और जो एटॉमिक नंबर होता है द्रव्यमान संख्या वो 2 कम हो जाती है या 2 लेस। जैसे समझना, जैसे यहां पे है यूरेनियम 238, यूरेनियम का मास नंबर कितना है? 238, एटॉमिक नंबर कितना है? 92। और जब इसमें अल्फा डिके होगा, क्या होगा? अल्फा डिके, ये वाला अल्फा किरणें निकलेंगी तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 234, 234, और ये कितना रह जाएगा? 90 थोरियम। इसी तरह और कितनी निकल जाएंगी आपको पता भी, मैंने बताया था, जो हीलियम एटम होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा रेज। तो कहने का मतलब अल्फा डिके जो होता है या अल्फा क्षरण जो होता है, इसमें हीलियम एटम दिया जाता है। कितना यहां पे 238 था मास नंबर, घटके कितना रह गया? 4 कम 234। एटॉमिक नंबर 92 था, घटके कितना रह गया? 90। और उसके बदले में एक हीलियम एटम, हीलियम एटम के एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 वो दे दिया जाता है। किसमें? अल्फा में। बीटा की बात करें, उसको उतार लेना पेनिट्रेशन पावर। तो इसमें एक तो बीटा नेगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव में क्या होता है? बीटा डिके में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगर इसका मतलब किसी का ये बहुत ज्यादा हाई है, 1 से बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। किस तरह से कि इसमें एक न्यूट्रॉन निकलता है और न्यूट्रॉन का क्षरण होके क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और साथ साथ एक एंटी इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? एनहिलेट, एंटी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा? न्यूट्रॉन का क्षरण होगा, क्योंकि इसका रेशियो हाई है, तो रेशियो को कम करने के लिए इसके अंदर से न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा? ठीक
मान लो यहां पे 9 है, यहां पे 8 है, ज्यादा है, एक न्यूट्रॉन बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा 8/8, मतलब स्टेबल। तो बीटा नेगेटिव में क्या होता है कि न्यूट्रॉन डीके होके क्या बनता है, प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उसके साथ एक एंटी इलेक्ट्रॉन जिसे हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। एक होता है बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव में क्या होता है, उल्टा होता है इसका, प्रोटॉन से क्या बनता है, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। समझिएगा, इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रोसेस होता है ये लेस होता है, 1 से लेस। तो इसमें क्या कहा जाता है, जब ये 1 से लेस है, मान लो यहां पे न्यूट्रॉन कम है, 1 है, प्रोटॉन 2 है, तो आपको पता है प्रोटॉन बाहर निकलेगा क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ानी है, 2/2 करके या 1/1 करके क्या लाना है, इसको 1 लाना है, तो प्रोटॉन बाहर निकलेगा और क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा बीटा डिके में न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनते हैं। और गामा में मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता, मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे कोई भी असर नहीं पड़ता। इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, न्यूट्रॉन वगैरह बढ़ने से या प्रोटॉन बढ़ने से बीटा डिके में क्या हो जाता है, मास नंबर इंक्रीज हो जाता है। यहां पे मास और एटॉमिक नंबर दोनों कम हुए थे और बीटा में क्या होता है, मास नंबर बढ़ जाता है, मास नंबर इंक्रीज, द्रव्यमान संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक न्यूट्रॉन निकलने से प्रोटॉन ऐड होगा तब भी, या प्रोटॉन निकलने से न्यूट्रॉन तब भी मास नंबर इंक्रीज हो जाता है। इसका अगर एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे कार्बन 14 होता है, तो जब ये स्टेबल होता है तो किसमें चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन देके। तो मास, इसका मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, जबकि मास नंबर पे कोई असर नहीं आता, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, मास नंबर सेम रहता है। बीटा में मास नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मास नंबर सेम रहता है, जबकि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों घटते हैं। गामा में ना एटॉमिक पे, द्रव्यमान पे कोई असर पड़ता है, ना ही मास नंबर पे कोई असर पड़ता है। चलिए अब यहां से नेक्स्ट आ जाते हैं और बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट पे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा टफ से समझ रहे होंगे, लेकिन ये समझाना जरूरी था जिससे कि न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा अंदाजा हो, क्यों न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, क्यों क्या परमाणु बम वगैरह होते हैं, पूरा समझ जाओगे, पूरा लेक्चर देख लेना बस। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाते हैं, एक चीज देखी गई, क्या देखी गई कि आपको पता है जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट वो किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान होता है, मास, वो किसका होता है, न्यूक्लियस का, नाभिक का। अब यह देखा गया कि नाभिक किस किस से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इन दोनों से मिलकर क्या बनाए, न्यूक्लियस बनाए, नहीं बनाए। अब यह देखा गया कि अगर इन दोनों का मास 56 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है कि कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 मान लो, कार्बन 12 के 1/12 ग्राम में जितना वजन होता है उसी को हमने क्या मान लिया, 1 AMU मान लिया, और ये होता है लगभग 1.66033 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1 AMU किसके इक्वल होता है, मतलब कार्बन 12 के 1/12 एटम के अंदर जितना वजन होता है उसे हमने 1 AMU मान लिया, 1 AMU, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो अगर इसका मास कितना है, 56 AMU, तो देखा गया कि इधर कितना था, 54 AMU। अब सोचा गया यार इधर 56 AMU है, इधर 54 AMU है, तो अगर यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो 2 AMU मास कहां चला गया।
अब मतलब जब जिससे वो बना, पहले न्यूक्लियर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके क्या बना, न्यूक्लियस बना, लेकिन मास कम रह गया। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, इन्हें अगर हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये कहां पाए जाते हैं, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है सही से, ये पाए जाते हैं कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन का मास ज्यादा था जबकि इसका मास कहां था, कम था। तो अब ये मास कहां चला गया, तो आपको याद होगा कि आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी E = mc²। उसके अनुसार क्या था कि जो मास है वो एनर्जी में बदल जाता है, और एनर्जी किस में बदल जाती है, द्रव्यमान में। तो कहने का मतलब ये जो लगभग 2mu का खात्मा हुआ यहां पे, वो किस में बदल गई, एनर्जी में बदल गई। मतलब जब ये दोनों बने, इनके बीच में जो गठजोड़ हुआ, इन दोनों के बीच में जो भी ऊर्जा वगैरह जितनी भी खर्च हुई, तो इनका कुछ द्रव्यमान उस ऊर्जा में बदल गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। और जितना मास यहां पे कम हुआ, जितना मास यहां पे कम हुआ, उसको क्या बोला गया, मास डिफेक्ट। क्या बोला गया, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। और याद रखिएगा, जब जो एटम बम वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर से जो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, या सूरज के अंदर से जो बहुत ज्यादा ऊर्जा आ रही है, सूरज वगैरह के अंदर से, वो सब जब उनका न्यूक्लियस बना था, तो बे यार, तो उनके अंदर न्यूक्लियस बना था, तो उसके अंदर जो बंधन ऊर्जा थी, बाइंडिंग एनर्जी थी, वही जब एटम बम का विस्फोट वगैरह हुआ वो निकल गई। क्लियर है? तो क्या हुआ देखो, फिर से समझ लो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर वजन होता है, मान लो दोनों के अंदर 28 AMU वजन है। एक AMU मतलब 1.66 10⁻⁻27, मतलब कार्बन 12 के 1/12 एटम के अंदर जो वजन होता है AMU। क्या देखा गया कि ये इसका 28 वजन, इसका 28, टोटल कितना हो गया, 56। लेकिन जब ये बनने से क्या बना, इनके जुड़ने से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वजन तोला गया तो कितना आया, 54। अब 2 AMU कहां चला गया, तो 2 AMU जो चला गया इसको बोला गया मास डिफेक्ट। मतलब वो जो 2 AMU वजन था वो किस में बदल गया, बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा में बदल गया। और जब ये एटम दूर दूर हुआ, जब ये न्यूक्लियस दोबारा से विखंडन हुआ, मतलब टूटा, तो यही जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो बाहर निकल आई, जिससे हम बिजली बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाते हैं। क्लियर है? तो बाइंडिंग एनर्जी वही एनर्जी होती है जो बाइंड हो जाती है, बंध जाती है, जब न्यूक्लियस बन रहा होता है। किसके कारण, कि जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, उसका कुछ हिस्सा एनर्जी में चेंज हो जाता है, ऊर्जा में चेंज हो जाता है। चलिए अभी टेंशन मत लीजिए, उसे हम क्या कहते थे, रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन अपना एमिशन करता है, मतलब जो एटम होते हैं वो एमिट करते हैं रेडिएशन को, अल्फा बीटा गामा, उसे हमने रेडियो एक्टिविटी बोला था। और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट मात्रक, ये रेडियो धर्मिता के यूनिट या मात्रक, रेडियो धर्मिता एक होती है क्यूरी, एक होती है बेक्यूरल। क्या होती है, बेक्यूरल। ठीक है, एक होती है क्यूरी, एक होती है बेक्यूरल। इसी तरह जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या पदार्थ मटेरियल होते हैं, रेडियोधर्मी मटेरियल, रेडियोधर्मी मटेरियल पदार्थ, वो मान लो जैसे यहां पे 50 ग्राम है,
और कुछ सालों बाद ये अपने आप को रेडियो एक्टिविटी थी इसके अंदर, ये कम करता रहा, एमिशन कम करता रहा। इसका जो मास था वो किस में बदलता रहा, एनर्जी में बदलता रहा, ऊर्जा में बदलता रहा। और धीरे धीरे ये कितना आ गया, 25 ग्राम आ गया। 50 से कितना हो गया, 25, मतलब आधा। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये जो हाफ हो जाते हैं जितने टाइम में, उसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। क्या कहते हैं, अर्ध जीवन काल। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अर्ध जीवन काल या हाफ लाइफ, जिसे T1/2 या T0.5 से दिखाते हैं। तो हाफ लाइफ क्या है, उतना मतलब उतना समय जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी पूरी क्वांटिटी का, सर इसे चालू कीजिएगा, अपनी पूरी क्वांटिटी का आधा रह जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। गामा पे पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, इसीलिए जब रेडियो एक्टिविटी हमारी बॉडी पे आती है, कहीं परमाणु बम वगैरह फूटता है, तो क्या होता है, आयोनाइज हो जाती है हमारी। अल्फा बीटा गामा किरणों के कारण हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज मतलब जो हमारे अंदर मटेरियल होता है वो आयंस में बदल जाता है, जिससे हम मर जाते हैं या धीरे धीरे बनते हैं। क्लियर हो गया ये? चलिए एक सेकेंड, सारे क्वेश्चन करोगे, सारे के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चैप्टर थोड़ा टफ है, समझने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन समझ जाओगे थोड़ी थोड़ी चीजों को। हनुमान 12 $। चलिए नेक्स्ट, और सर उसे खोल दीजिएगा, मतलब इसका मार्कर की इंक का। एक सेकंड बच्चे, मार्कर की इंक का, ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए देन आ जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, रेडियो धर्मिता के क्या क्या यूज होते हैं, रेडियो धर्मिता के प्रयोग या उपयोग, यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नंबर 1 यूज क्या होता है, आपने देखा होगा चीजों का पता लगाने के लिए, रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग, उम्र का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कार्बन होता है उसकी जो ये 14 कार्बन 14 ये अनस्टेबल होता है। कहने का मतलब ये क्या होता है, अस्थाई। तो ये एमिट होके किस फॉर्म में आने की कोशिश करता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। इसकी जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ वो है IUPAC के अनुसार 5570 ± 30 साल से लेके 5530 ± 40 साल तक। ये क्या है इसकी हाफ लाइफ। कहीं आपको 5568 मिलेगी, कहीं 5540, सारी वैल्यू सही रहेंगी। ये IUPAC के अनुसार है इसकी हाफ लाइफ। क्या होता है, इसकी खोज की थी शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिब्बी ने। प्रोफेसर लिब्बी क्या होता है इसका सिंपल सा कि रेडियो कार्बन डेटिंग होती कैसे है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब कार्बन की एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में किस में चली जाती है, प्लांट ले लेते हैं, पेड़ पौधे ले लेते हैं, पेड़ पौधों से किस में चली जाती है, एनिमल्स या जानवर में चली जाती है। अब इसका जो डिसइंटीग्रेशन रेट होता है, जिस दर से ये डिके होती है, उस दर को हम पता लगा लेते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स, उनमें इसकी डिके पावर कितनी है। जब भाई प्लांट जीवित है, उसके अंदर या कोई इंसान जीवित है, तब इसकी डिकेइंग शक्ति कितनी है, मतलब कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और जब वो वुड बन गया है, लकड़ी बन गया है, तब उसका कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसमें, मतलब कितना ज्यादा डिके हो रहा है।
इस रेशियो को एक फॉर्मूला होता है इसका, ज्यादा टफ हो जाएगा तो उसके हिसाब से क्या पता कर लेते हैं धीरे धीरे, कार्बन 14 और कार्बन 12 इन दोनों के डिके का रेशियो निकाल लेते हैं और पता कर लेते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है। इससे लगभग 50,000 साल पुरानी चीजों तक की उम्र का अंदाजा हो सकता है। उसके बाद में यूरेनियम डेटिंग, पोटेशियम, आर्गन डेटिंग, बहुत पुरानी रॉक्स का पता करने के लिए रूबिडियम और स्ट्रोंटियम मेथड, ये भी बहुत पुराने जमाने का चीजों का पता करने के लिए काम आ सकते हैं। और गामा रेज वगैरह जो होती हैं रेडियो एक्टिविटी से, इनका इस्तेमाल किया जाता है जो फूड ग्रेन्स, अनाज वगैरह होते हैं उनके कीटाणुओं को मारने के लिए, जो खाने की चीजें होती हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, जो सीड होते हैं, सीड की हाई यील्डिंग वैरायटी, अच्छे बीज उत्पन्न करने के लिए। एक कोबाल्ट 60 होता है, कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार में काम आता है। कोबाल्ट की 60 आइसोटोप जो होती है, सिरिंज वगैरह होती हैं, ऑपरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए। शरीर में अगर रेडियो एक्टिविटी, मान लो कहीं पे परमाणु बम फटा है, जैसे 1945 में फटा था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो जो रेडिएशन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसकी उसको नापते हैं रेडिएशन में, RAD। रेडिएशन मतलब जो हमारी बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, कितनी हमारी बॉडी ने रेडिएशन एब्जॉर्ब की है। 1 रेड इक्वल होता है 1 × 10⁻⁻² जूल पर kg ऑफ टिश्यू। मतलब 1 किलो जो टिश्यू है हमारा 10⁻⁻² जूल इकट्ठा कर लेता है। उसके अलावा बहुत सारी रेडियो आइसोटोप होती हैं, केमिस्ट्री में एक बार फिर से जानेंगे इनके बारे में। रेडियो कार्बन डेटिंग में परेशान मत होना, इसमें क्या होता है जो C14 होता है, कॉस्मिक रेज वगैरह कभी पहले आई थी, तो जो नाइट्रोजन होता है ये किस में बदल गया था, कार्बन में। ओके, एक न्यूट्रॉन देकर, तो क्या बना कार्बन 14, और कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड से किस में चला गया, ग्रीन प्लांट में। हमें पता है कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी है, तो 25 ग्राम से 12.5 ग्राम या 50 से 25 होने का हमें पता है कि 5570 या 5530 से ±40, 5570 से ±30, ये इसकी आधी अर्धजीवन काल या हाफ लाइफ होती है। तो कार्बन 14 और कार्बन 12 ये स्टेबल होता है, बहुत कम डिसइंटीग्रेट होता ही नहीं है, और ये क्या हो जाता है, डिके हो जाता है, क्षरण हो जाता है। इनका रेशियो अगर निकाल लें तो हमारे पास आ जाता है, इसका फॉर्मूला होता है कितना टाइम, किसकी उम्र कितनी है, ये हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 डिवाइडेड बाय 0.693 log 10 N0/N। अब कहोगे N0 क्या है, तो रेशियो होता है कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12। इससे अंदाजा लग जाता है पूरा का पूरा, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं थी तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए देन आ जाते हैं। कुछ न्यूक्लियर रेडियो आइसोटोप होती हैं, जैसे आयोडीन 131, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, ये सही काम कर रही है नहीं कर रही, थायराइड ग्रंथि इसकी सही से फंक्शनिंग हो रही है नहीं हो रही है उसको पता लगाने के काम आती है। सोडियम 24 आइसोटोप है, ब्लड क्लॉट कहां कहां है बॉडी में। उसके अलावा आर्सेनिक होती है, आर्सेनिक 74, ये ट्यूमर वगैरह हमारे बॉडी में कहां है, इनका पता लगाने के लिए काम में ली जाती है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, यहां तक भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको भी मिलेंगे। अब आ जाते हैं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके न्यूक्लियस बना रहे थे तो इनके अंदर जो मास था न्यूक्लियस का, वो इनके मास से क्या था, कम था। न्यूक्लियस का मास इनके मास से क्या था, द्रव्यमान कम करने का मतलब वो जो द्रव्यमान कम हुआ था 56 से 54 जो मैंने एग्जांपल दिया था, वो किस में बदल गया, बाइंडिंग एनर्जी में। और ये बाइंडिंग एनर्जी हमें किसके रूप में मिलती है, दो प्रोसेस के रूप में। अगर हम इस बाइंडिंग एनर्जी को प्राप्त करना चाहें तो हमें किस किस रूप में मिलेगी, दो रूप में। एक होता है न्यूक्लियर फिशन, क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन, जिसे क्या बोलते हैं, विखंडन, न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय
सलियन। समझते रहना इसको। इसमें क्या होता है, एक हैवी पार्टिकल दो या दो से अधिक लाइट में टूट जाता है। फिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, बिखरना। लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो क्या बन जाता है, दो या दो से अधिक लाइट या हल्के न्यूक्लियस में बदल जाता है, भारी वाला। किसमें, न्यूक्लियर फिशन में। और बदलने में, जब आपको जानते हो एक पहले भारी न्यूक्लियस था, उसके अंदर बंधन ऊर्जा ज्यादा थी, वो छोटे छोटे में टूट गया तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इसमें कई सारे लाइट या हल्के मिलके क्या बनाते हैं, वन हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। और इसमें अथाह ऊर्जा निकलती है, अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये होता है 10⁻⁷ डिग्री केल्विन, इस टेम्परेचर से ज्यादा। मतलब इतना टेम्परेचर अगर है इससे या इससे ज्यादा, तो क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जो हल्के हल्के न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, फ्यूजन सलियन। और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। सन हुआ, स्टार्स हुआ, या जिसे हम हाइड्रोजन बम कहते हैं, जो अभी उत्तरी कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने एक्सपेरिमेंट किया है, हाइड्रोजन बम वगैरह या सन या स्टार, इनके अंदर जो ऊर्जा आती है वो किससे आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन सलियन से। क्लियर है। इसका देख लीजिए न्यूक्लियर फिशन का कि एक हैवी दो या दो से अधिक लाइट में कैसे टूटता है। जैसे यूरेनियम 235 92, इसके ऊपर जैसे ही एक न्यूट्रॉन की बमबारी की, इसको एक न्यूट्रॉन दिया तो ये दो हल्के में टूट जाता है। किसमें, कई सारे हल्के कणों में। बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, और एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन। कहने का मतलब क्या है, यूरेनियम को जब आपने उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी की तो ये हैवी है, इसका क्या है, मास नंबर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये टूट के किस में बदल गया, दो या दो से अधिक कुछ लाइट, इनका सबका वजन हल्का है, हल्के हैं ये। और कितने अमाउंट में, कितने न्यूट्रॉन और निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले, क्योंकि 4 और 1 5, ठीक है। कितने न्यूट्रॉन और निकले, 4 और 1 5, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन और निकले। तो न्यूक्लियर फिशन में एक हैवी दो या दो से ज्यादा लाइट में टूट जाता है और 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकलते हैं। और इसमें लगभग जो मास का अंतर आता है वो 200 MeV, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। 200 MeV, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को नापते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के जाने से 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा, जितना उस पर चार्ज होता है, तो उसी को नापते हैं इसमें मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। देन आ जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको भी दोबारा देखेंगे। हालांकि चलो न्यूक्लियर फिशन ये 2 टाइप का होता है, एक होता है कंट्रोल्ड, नियंत्रित, और एक होता है नियंत्रित में क्या होता है कि ये जो 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकले, अब क्या होगा, ये यूरेनियम है, यहां पे आपने 1 न्यूट्रॉन दिया, अब इससे कितने न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन। ये 3 न्यूट्रॉन फिर से इस यूरेनियम से टकराएंगे, फिर 3, जैसे 1 देने से 3 निकले, 3 से 27, 27 से मतलब क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेंगे ना ये, तो क्या होता रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने न्यूट्रॉन टकराते रहेंगे उतनी ज्यादा अमाउंट में क्या होता रहेगी, ऊर्जा निकलती रहेगी। तब बोल देंगे इसको अनकंट्रोल्ड। अब हम क्या करें कि ये जो 3 न्यूट्रॉन है इसमें से 2 को एब्जॉर्ब कर लो, इनमें से 2 को क्या कर लो, एब्जॉर्ब कर लो किसी तरीके से, कैडमियम, बोरोन आदि की छड़ का इस्तेमाल करके, रॉड का इस्तेमाल करके इसको क्या कर लो, कंट्रोल कर लो। अब इसमें से 2 कंट्रोल हो जाएंगे तो वही बार बार 1 गया,
3 निकले, 2 कंट्रोल हो गए, फिर 1 बचा, तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी ये कैसी हो जाएगी? कंट्रोल्ड। और इसी कंट्रोल्ड रिएक्शन का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में। इस कंट्रोल्ड रिएक्शन का इस्तेमाल किस में करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र में। बिजली बनाने के लिए सबमरीन या स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं अंतरिक्षयान, उनमें पावर देने के लिए पनडुब्बी वगैरह में नाभिकीय संयंत्र किस पे डिपेंड करता है? कंट्रोल्ड। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तक रुके रहना। कंट्रोल्ड रिएक्शन पे। अब क्या किया मैंने, क्या बताया मैंने कि ये क्या बनती रही? 3 से 2 आते रहे, इसे चेन रिएक्शन भी कहते हैं। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, चेन सी बन गई ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप आ रहे हैं, और इसे बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन होती है। इसमें क्या करते हैं? 2 न्यूट्रॉन जो होते हैं इनको पकड़ लेते हैं, और 2 न्यूट्रॉन को पकड़ के एब्जॉर्ब करने से हर बार हमारे पास 1 बचता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी हुई कोई जानकारी है, इसे लिख लो जरूर। फ्यूल, ईंधन। ईंधन क्या क्या होता है? तो कई तरीके का ईंधन होता है, कुछ नेचुरल, कुछ आर्टिफिशियल। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम ये बनाया जाता है 94, थोरियम ये भारत में सबसे ज्यादा मिलता है 90, ठीक है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है। केरल की मोनाजाइट बालू, केरल में मोनाजाइट, समुद्र के किनारे मोनाजाइट रेत मिलती है। मोनाजाइट रेत में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है भारत में। थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में, यूरेनियम इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। झारखंड वगैरह की कुछ खदानें हैं, वहां पे तो पाया जाता है। अभी एक तोकल्ली पेल्ला करके आंध्र प्रदेश में एक जगह थी, 4-5 साल पहले, वहां भी कहा जा रहा है विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम के भंडार मिले हैं। खोजबीन जारी है। अब सेकंड होते हैं कंट्रोल रॉड। क्या होती है? कंट्रोल रॉड, नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ें, नियंत्रक छड़ों का काम क्या होता है? ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती हैं, न्यूट्रॉन को अवशोषित करती हैं। ये जो भी मैं बता रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इनको अवशोषित करती हैं। बोरोन, कैडमियम, बोरोन, कैडमियम, इसकी जो या तो बोरोन की या कैडमियम की छड़। मान लो ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो इसमें क्या होती हैं? ये छड़ें होती हैं। जब हमें मतलब उसकी रिएक्शन को तेज करना होता है तो छड़ों को बाहर निकाल लेते हैं, तो ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रॉन आके टकराएंगे। और जब हमें उसे स्लो करना होता है तो छड़ों को नीचे कर देते हैं, जिससे 2 न्यूट्रॉन को ये अवशोषित कर लेती हैं। बोरोन और कैडमियम क्या करती है? कंट्रोल। दिमाग में रखिएगा इसको, बोरोन और कैडमियम। फ्यूल यूरेनियम 238, 235, प्लूटोनियम, थोरियम। यूरेनियम 233 भी होता है। देन है कूलेंट, मॉडरेटर की बात करेंगे। क्या होता है? मंदक। मॉडरेटर का नाम ही क्या होता है? मंद मंद चलने वाला मंदक। ये न्यूट्रॉन को स्लो करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, और ये न्यूट्रॉन को क्या करते हैं? स्लो। D2O हैवी वाटर, जो हाइड्रोजन होती है उसको 3 आइसोटोप होती हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, सबसे ज्यादा यही पाई जाती है 99%। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। तो अगर प्रोटियम के साथ है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड पानी हो जाएगा, और यही अगर ड्यूटेरियम के साथ है तो इसको बोलते हैं D2O हैवी वाटर, भारी जल। भारी जल, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? न्यूट्रॉन को स्लो करने में। उसके अलावा बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, उसके अलावा ग्रेफाइट, इनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? बेरिलियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट और हैवी वाटर न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए एज आ मॉडरेटर, जिसमें हैवी वाटर सबसे बेस्ट होता है। देन आ जाता है कूलेंट। भाई गर्मी निकलेगी, गर्मी को सोखने के लिए कोई ठंडक करने वाली चीज चाहिए, शीतल चाहिए, शीतलक,
या प्रेशीतक, तो जो कूलेंट होता है वो या तो लिक्विड वाटर इस्तेमाल कर लो, पानी, कोल्ड वाटर, या एयर, या लिक्विड सोडियम। लिक्विड जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होते हैं वहां पे मोल्टन मेटल, पिघला हुआ मेटल जैसे लिक्विड सोडियम, इनका इस्तेमाल किया जाता है। या लिक्विड ऑक्सीजन हीलियम, लिक्विड ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर, ठंडक होती है ना हीलियम में भी, तो ये भी कूलेंट की तरह जो गर्मी सोखते हैं। यूज तो अभी आपको बता दिए, बिजली बनाने में, पनडुब्बी वगैरह चलाने में, और स्पेस क्राफ्ट वगैरह चलाने में, या जहां हमारे कोबाल्ट वगैरह से हमारे दिमाग के ट्यूमर वगैरह ठीक किए जाते हैं, तो वहां भी छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर ही होते हैं जिनसे कंट्रोल्ड अमाउंट में किरणें निकलती हैं, कंट्रोल्ड अमाउंट में रेडिएशन निकलती है। क्यूरी और बेक्वेरल इसकी यूनिट है, बेक्वेरल जिनमें से ऐसा यूनिट है। चलिए देन आ जाते हैं अनकंट्रोल्ड एटम बम। क्या होता है अनकंट्रोल्ड एटम बम? थोड़ा सा बता दूं, घर पे मत बनाना क्योंकि ये बनेगा नहीं। क्या होता है? कि जैसे मान लो यूरेनियम 235 है या प्लूटोनियम 239 है अपने पास, तो इसका ईंधन है ये, इसके साथ एक बॉक्स में टीएनटी फिट कर दिया जाता है, ट्राई नाइट्रो टोल्यून। इससे क्या मिलती है? बहुत ज्यादा, जैसे ये टीएनटी एक तरीके का एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, छोटे मोटे बम वगैरह के काम आता है बनाने के, टीएनटी एक्सप्लोसिव जैसे आरडीएक्स होता है। इसमें जैसे ही दो प्लेट होती हैं, ये दो प्लेट जैसे आपस में मिलती हैं, एक रिएक्शन होती है जिससे कुछ चार्ज वगैरह, बैटरी टाइप नहीं होता, चार्ज आता है जिससे इस टीएनटी में आग लग जाती है। टीएनटी में आग लगने से धमाका होता है, धमाका होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ने से अनकंट्रोल्ड अमाउंट में चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन 1 3 27 वाली, और धीरे धीरे इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, तो क्या हो जाता है हमारा एटम बम। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूजन, लास्ट फ्यूजन। फ्यूजन नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है कि जैसे 1H2 1H3 ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये हल्के हैं, हाइड्रोजन की जो आइसोटोप होती है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये मिलके दो या दो से अधिक मिलके क्या बनाती हैं? हीलियम एटम बनाती हैं। ये हल्की होती हैं और बना क्या रही हैं? भारी, हैवी हीलियम एटम, और साथ साथ न्यूट्रॉन निकलता है एक, और बहुत अमाउंट में क्या निकलती है? ऊर्जा। अनकंट्रोल्ड अमाउंट में इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर निकलती रहती है, बहुत ज्यादा मास कन्वर्ट होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। पहले इसको देखो, फ्यूजन जो होता है रिएक्शन, ये 2 स्टेप में होती है। अगर हाइड्रोजन बम का केस लेके बात करें, जितने भी सन या स्टार्स वगैरह होते हैं उन सब में जो हाइड्रोजन अवेलेबल होती है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जब 10 की पावर 7 से ज्यादा, 10 की पावर 7 केल्विन से बहुत ज्यादा तापमान या टेम्परेचर हो जाता है, तो ये मिल जाती हैं और मिलके अपने से हैवी का इस्तेमाल, हैवी बनाती हैं, और उसको बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा निकलती रहती है। और सन वगैरह का मास बहुत ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे सन का मास क्या है? वो ऊर्जा में बदलता जा रहा है, एनर्जी में बदलता जा रहा है। लाखों बिलियंस ऑफ ईयर तक अभी उसकी एज है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे पूरा जो मास होगा वो ऊर्जा में बदल जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जो सन है ये एक लाल गोला बन जाएगा और धीरे धीरे राख, और हो सकता है अरबों और खरबों साल बाद वो एक प्लैनेट भी बन जाए। वो रही बात अलग। तापमान बहुत ज्यादा चाहिए, इसी के बेसिस पे बना होता है हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं। इसको थर्मोन्यूक्लियर, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वो चाहिए तापमान, टेम्परेचर। इसमें क्या होता है? बॉक्स है, यहां पे क्या है? फ्यूजन मटेरियल है,
फ्यूजन और यहां पे क्या है, फिशन। एटॉमिक बम मतलब इसमें दो होते हैं, एटॉमिक बॉम्ब। क्लियर है? तो जैसे ही पहले एटॉमिक बम फटता है, एटॉमिक बम फटने से क्या होता है, उसकी एनर्जी से 10⁻⁷ तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, मतलब एंडोथर्मिक। पहले ऊर्जा सोखता है और फिर जब इसमें रिएक्शन शुरू हो जाती है फिर ऊर्जा देता है। एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम में एक ही अंतर है, किसका एरिया ज्यादा होता है, इसका एरिया ज्यादा होता है, जबकि जो इसका इफेक्ट होता है, प्रभाव जो होता है वो इसका ज्यादा होता है और लंबे समय तक बना रहता है। जो इसका एटॉमिक बम का जो प्रभाव होता है वो लंबे टाइम तक बना रहता है, जबकि एरिया जो होता है ये ज्यादा कवर करता है। तो हाइड्रोजन बम ज्यादा एरिया कवर करता है, ज्यादा एरिया में विनाश करता है। दो तीन चीजें समझ लो फिर से, कि सारे एटम स्टेबल होना चाहते हैं, और फ्यूजन में क्या होता है, दो से अधिक बनते हैं, और दूसरे में क्या होता है, दो से अधिक मतलब टूटते हैं। उसमें फिशन वाले में सन की जो ऊर्जा होती है वो फ्यूजन से आती है। थोड़े से क्वेश्चन करोगे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक बार थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी पढ़ लेना मन करे तो, वरना अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। सर क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए प्लीज। पता है जब कुछ चीजें तुम लोगों ने बहुत कम पढ़ी होती हैं और उन्हें पढ़ाते हैं तो वो पहली बार में समझ में नहीं आती, तो मुझे दोष मत देना, हालांकि दोष दे भी सकते हो। एक बार हम फिर से क्लियर कर लेंगे कुछ चीजों को। ऐसा नहीं है, मैं क्या चाह रहा हूं, सिलेबस का एक भी टॉपिक ना छूटे। हालांकि इसमें इतना डीप नहीं आएगा जितना डीप मैं लेके चल रहा हूं, लेकिन वही मेरी एंड में सोच क्या रहती है कि एक भी चीज ना छूटे। तो एक भी चीज ना छूटने के लिए मैंने कराए हैं। सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा दीजिए। तो थोड़ा सा एक बार आप लोग करोगे खुद से, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चन के साथ। तो थोड़ा अभी रुके रहिएगा, परेशान मत होइएगा। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? बुरा भला मत कहना मुझे अभी, क्योंकि बुरा भले के चक्कर में तुम लोगों ने डिसलाइक पहले ठोक दिए। लाइक कर देना भाई। देखो तुम्हें पता है, सच बता रहा हूं मैं, थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही होगी, मैं पूरी रात सोया नहीं हूं। पूरी रात मैं सोचा कि ये चैप्टर मैं कैसे पढ़ाऊं, ऊपर ऊपर से पढ़ाऊं, डीपली पढ़ाऊं। पूरी सोचने में 2 बज गए। मतलब भाई 11 बजे तो रात वाली क्लास करके खत्म जाएगा इंसान। पहले बात कर लेते हैं। देखो न्यूक्लियस होता है जिसे नाभिक बोलते हैं। नाभिक के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियॉन्स मतलब नाभिक के अंदर पाई जाने वाली चीजें। ठीक है, कौन कौन सी पाई जाती हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप लोगों का आंसर सही है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सी। तो अब 2 बजे तक तो ऐसे ही सोचता रहा। क्वेश्चन नंबर 2, 2 बजे जागा, तो मतलब जागा नहीं, मतलब सोया तो था ही नहीं। फिर थोड़े से नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, आप समझते हैं भाई। पीएचडी तो मैं हूं नहीं कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी की है। और देखो हर एक इंसान का कोई एक टॉपिक सही हो सकता है। हाल वो फिजिक्स में हो सकता है लाइट में ज्यादा अच्छा हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा अच्छा हो सकता है वो मोशन जो वाला होता है चैप्टर मैकेनिक्स उसमें अच्छा हो सकता है न्यूक्लियर फिजिक्स में अच्छा हो। लेकिन आपको पढ़ाने के लिए सब में अच्छा होना चाहिए, तो समय लगता है। देखो मैं सच बोलता हूं, ये चैप्टर मैंने जितनी भी ऑफलाइन कोचिंग है उनमें भी ऊपर ऊपर समझाया था। मैंने सोचा यार थोड़ा सा लेके चलता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसीलिए नए कॉन्सेप्ट थे, कम समझ में आता है। हालांकि मुझे इसका पूरा थ्योरी पता है सारी बातें, लेकिन वही है कि थोड़ा कम डिलीवर आती है, तो परेशान मत होना। और फिर मैं सोचा यार अब तू सो गया, सुबह 6-7 बज गए, तो तू 9 बजे उठेगा नहीं, फिर बहाना बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और फिर बच्चे देंगे गाली, क्योंकि ये भैया किसी के सगे नहीं होते, सर कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो मैं भैया उठ के आ गया, अब जाके सोना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज्यादा ताकतवर होता है ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और 10⁻38 गुना ताकतवर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्षीण परमाणु बल जो होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो बीटा डिके होता है तब लगता है। ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल
तो आपको पता है, लगता है हर एक चीज के बीच में यूनिवर्सल है, अट्रैक्टिव है, विद्युत चुंबकीय बल प्लस माइनस के बीच में, तो रह गया डी वाला, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हाँ बच्चा, मजा नहीं आ रहा ना, मजे के लिए काम करता हूं मैं, तुम्हें वो वाला गाना सुना देता हूं, सलमान खान वाला। बच्चा ये पढ़ाई है फिजिक्स की, कुछ चीजें आराम से समझ में आती हैं, कुछ कम आराम से। ऐसे मत करा करो, मजा नहीं आ रहा, ये यहां पे कोई वो नहीं, लड्डू नहीं बट रहे। थोड़ा सोचने की कोशिश करो, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। क्या करूंगा, ज्यादा छुड़वा दूंगा टॉपिक को, जो कि मैं नहीं चाहता। तो थोड़ा सा कोशिश करो यार जीवन में। मैंने क्या कहता हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये टॉपिक अभी 50% समझ में आएगा, क्वेश्चन करोगे 70%, फिर दोबारा करोगे 100%। हद है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा, तो देखो मैंने क्या बताया था, प्रोटॉन पॉजिटिव, गोल्ड है तो पॉजिटिव चल जाएगा, न्यूट्रॉन चैडविक, मीसोन युकावा, नया सा नाम है युकावा, न्यूक्लियस रदरफोर्ड, न्यूक्लियस रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन का क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेस किसकी बनती है, थॉमसन। तो क्या हो जाएगा, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने बनाया था, ना कि रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, नामकरण किसने किया था, स्टोनी ने, पत्थर उसके नाम का गढ़ा था, जे जे थॉमसन 1897 में। ठीक है, तो ए वाला इनकरेक्टली मैच है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने, मतलब इसकी खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लग गया सर। ईएम वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसकी बनी होती हैं, फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, फोटोन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी बनी होती हैं, फोटोन। इनका रेस्ट मास 0 होता है, PHOTONS, फोटॉन्स। लाइट पार्टिकल, लाइट भी क्या होती है, प्रकाश, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, वो भी किसकी बनी होती है, फोटोन की। क्वेश्चन नंबर 5, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, फोटोन। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, अगर फिजिक्स इतनी आसानी से समझ में आती ना, मैं और तुम सारे के सारे न्यूटन और आइंस्टीन होते। पर बाबू थोड़ा समझने में समय लगेगा, रुको, मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रुको, आ जाएगी समझ, रुको तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश एंड डैश कंट्रीब्यूट इन द एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम। एटम का जो भार होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, परमाणु भार में किस किस का भार शामिल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, और इनमें से कोई नहीं। या मास्टर मर गए जग जग के, तुम कह रहे हो मजा नहीं आ रहा, हद कर रहे हो बाबू। हाँ बच्चा, मैं कर रहा हूं इतना, 2-2 घंटे की क्लास में कोर्स को, मतलब मार दो मुझे कतई। जब मैं कह रहा हूं कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा। कल सारे मिसलिनियस टॉपिक करेंगे जितने भी बचे हुए हैं, रोटेशनल, पोटेशनल, कैमरा वैमरा, जितने भी होते हैं सारे के सारे, जितने भी मिसलिनियस टॉपिक बच गए हैं फिजिक्स के, सारे कल कंप्लीट करेंगे। किसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है, इन दोनों का मिलके क्या बनता है, एटॉमिक वेट। आपको याद है ना, इलेक्ट्रॉन को तो नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत कम होता है, 10⁻31 टाइप, इसका होता है 10⁻27, इनको लेते हैं। इसमें भी न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6।
मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या कह रखा है? स्टेटमेंट पढ़ना, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, जो एक कॉन्सेप्ट बताया था उसका स्टेटमेंट है। मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियन का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है, न्यूक्लियन का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। मास ऑफ न्यूक्लियस और नाभिक न्यूक्लियस बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए, बाइंडिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है ये, मास डिफेक्ट। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है ना, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो न्यूक्लियस या नाभिक के मास से, द्रव्यमान से ज्यादा होता है। और जब ये बनते हैं तो नाभिक का द्रव्यमान कम हो जाता है, क्योंकि वो किस में बदल जाता है? बाइंडिंग एनर्जी में, बंधन ऊर्जा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो एक्टिविटी क्यूरी बेक्वेरल। बेक्वेरल एसआई यूनिट है, दोनों सी, ए एंड बी दोनों, मतलब क्यूरी भी इसकी एसआई यूनिट है, मतलब एसआई नहीं है क्यूरी, लेकिन बेक्वेरल तो एसआई यूनिट है। क्यूरी भी है परंतु वो वेसियन प्रैक्टिकल, बेक्वेरल इसकी एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, क्यूरी और बेक्वेरल दोनों है, जिनमें से बेक्वेरल एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन की हाफ लाइफ 5570 से 5730, 4600 से 5000, 6000 से 7000, कितनी होती है? बिल्कुल सही, ए। हाफ लाइफ क्या होती है? 5500 से 30 से 5700, 70 से 5730 IUPAC के अकॉर्डिंग ये इसकी हाफ लाइफ होती है कार्बन की। और इसमें अगर क्वेश्चन गलत आता है ना, क्वेश्चन में नहीं समझ में आता है, तो इस पर कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर इसमें इन वैल्यूज में से वैल्यूज को ऐसे करके दे देते हैं, 5768, 5740, 5730, इस तरह से, तो ऐसे वैल्यू नहीं आएंगी, थोड़ा डिफरेंस होके आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता होता है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इन सब का नामकरण करती है, उसके अनुसार बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सी कार्बन के आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडियोधर्मी है, जिसका इस्तेमाल कार्बन डेटिंग में भी किया जाता है? तो कार्बन 14, कार्बन 14 C14-6, ये वाली। क्वेश्चन नंबर 10, सी वाला ऑप्शन आ गया, सी। लाइक कर देना प्लीज, मन करे तो। कल मिसलेनियस टॉपिक करेंगे, परेशान मत होना। फिजिक्स हमारे हाथ में अच्छे से है, आपको भी लग रहा होगा। बार बार एमसीक्यू करोगे, जितने क्लास में एमसीक्यू कराए ना दोस्त, उन सबको एक बार रिवाइज कर लो किसी भी तरह, इसी वीक में। चाहे ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 क्वेश्चन हुए होंगे 36 क्लास में, अगर 20 का भी मानोगे 700-800 क्वेश्चन, तो एक बार इनको सबको रिवाइज कर लो प्लीज, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को, सारा क्लियर हो जाएगा फिजिक्स दोबारा से। एक बार या तो हाथ से लिखो, कुछ करो, मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे लोगे, वीडियो दोबारा देखोगे या लिख रहे हो। कुछ बच्चे तो लिख रहे हैं, मुझे पता है, वो लोग तो आसान से, जिन्होंने नहीं लिखा क्वेश्चन लिखो, रिवाइज करो, तब देखना पूरा इंप्रूवमेंट आ जाएगा पूरा। अभी इस हफ्ते कल हम सारे मिसलिनियस टॉपिक, 2 दिन न्यूमेरिकल,
प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड करेंगे अच्छे से तो काफी अच्छे हम लोग कर लेंगे, बस परेशान मत होना। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसका परिणाम है, फ्यूजन या फिशन? किसका परिणाम है, फिशन का, जिसमें जो यूरेनियम 235 होता है वो बेरियम, क्रिप्टॉन, ऐसा नहीं है सिर्फ बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनते हैं, और भी बहुत सारे तत्व बनते हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट वगैरह इसमें से बनते हैं, और एनर्जी निकलती है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो क्या होता है ये फिशन, टूटना। इसमें क्या होता है, एक भारी चीज ब्रेक डाउन हो जाती है 2 या 2 से अधिक कणों में। देन आंसर बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, पीडीएफ नहीं है मेरे पास, तुम्हें पता है तनख्वाह नहीं है, 2 महीने से परेशान है, 20,000 रुपए में एक वो चाहिएगा टाइपिस्ट, कहां से लाएंगे पीडीएफ बनाने के लिए? तुम पता है 1 रुपए नहीं लेते हैं किसी से, उसकी कहते हैं कि बच्चा हमारी टेस्ट सीरीज ले लेना, तो उसमें भी उंगली करते हो, उसमें भी कहते हैं टेस्ट सीरीज नहीं खरीदेंगे तुम्हारा घर चलेगा, कहते हैं लाइक कर दो और तुम्हें पैसे मिल रहे होंगे। तो हमारे पास नहीं है कोई टाइपिस्ट वाइपिस्ट, हम नहीं देंगे पीडीएफ वीडीएफ। तो भैया क्वेश्चन आपको हाथ से उतारने पड़ेंगे, बुरी लगे भरी लगे। हाँ तो यार हद्दी कर रखी है, ये भी करो वो भी करो। क्वेश्चन नंबर 11, वैसे कोशिश करूंगा परेशान मत हो, जितना पीडीएफ बन गया बन गया। एक काम तो मैं कर सकता हूं, अगर आप चाहो, जो मेरी राइटिंग के क्वेश्चन है इसी को स्कैन करा के पीडीएफ में बदलवा सकता हूं। जो मेरी राइटिंग के क्वेश्चन है इसी को पीडीएफ में, मतलब इसी को स्कैन करवा के पीडीएफ में। तो इसमें बताओ कौन सा सुमेलित है? मॉड्यूलेटर जो न्यूट्रॉन को स्लो करता है वो होता है, तुमने उसमें देख लिया होगा $3 जो आजकल के फर्जी सॉफ्टवेयर हैं। बेटा एक वीडियो चलाओ और देखो कितने डॉलर आए। हद है यार। ठीक है, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, ये तीनों मॉड्यूलेटर, कंट्रोल रॉड, कैडमियम एंड बोरोन, फ्यूल, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। कंट्रोल रॉड की तरह क्या होता है, कैडमियम और बोरोन। मॉड्यूलेटर भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड। फ्यूल यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। ऑल आर करेक्ट। डी, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, सही सुमेलित हैं। मॉड्यूलेटर में भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम, कंट्रोल रॉड में कैडमियम और बोरोन, फ्यूल के लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, सारे के सारे सही हैं। वो मैं राइटिंग वाला करा दूंगा, ठीक है, फिजिक्स कंप्लीट हो जाने दो, संडे वनडे में डलवा दूंगा उसे ऐप में, फिर आप लोग कर लीजिएगा। हालांकि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको अगर मैं चाहूं तो इसकी बुक्स बना लूं, पर क्या करूं, तुम लोग मुझे दिख जाते हो ना तो मैं अपना भूल जाता हूं थोड़ा सा, ये पता नहीं मेरे अंदर कब जाएगा। तो मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, परेशान मत होना, संडे वनडे तक डलवा दूंगा। मैं दे देता हूं सर को, वो इसको स्कैन करके पीडीएफ बना देंगे। पर उसमें पर ऐसे होंगे 1 2 3, फिर 1 2 3 मतलब 10 12 के, जैसे 19 थे, 19 के बाद में फिर वो टॉपिक वाइज उनको शेड्यूल करने में बड़ी मुश्किल आएगी, वो देख लेंगे। एनर्जी प्रोड्यूस बाय स्टार, स्टार्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्यूजन की वजह से। सन हो या स्टार हो, वहां पे क्या होता है, 2 हल्के क्या बन जाते हैं, एक भारी बन जाता है। 2 हल्के क्या बन जाता है, एक भारी, फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 13, उसमें भी कहता हूं लाइक कर दो, तो ओह लाइक करने से भी सर को पैसे मिलेंगे, नहीं करेंगे, दुनिया भर के ड्रामे, हद है यार। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। बेटा कुछ कुछ समझ में आ जाएंगी चीजें, मुझे पता है 50-60% तो क्लास बेकार नहीं जाएगी।
और बाकी को समझना पड़ेगा। हो सकता है फिजिक्स बहुत कम पढ़ी हो, बाबू ये भी तो कारण होगा, ये तो सोचो। अब मुझे आदत तो है कि मतलब बहुत कम की, और मुझे एक साथ ज्यादा खाना दिया जाए तो प्रॉब्लम तो आएगी। धीरे धीरे करेंगे कोशिश। वेधन क्षमता, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, जो चीजों को पार करके चली जाती है वो होती है गामा किरणें, गामा रेज की। किसकी होती है? गामा रेज, गामा रेज की। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, गामा रेज, गामा किरणें। सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, इसमें कौन सा रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऊपर और सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में कराऊंगा। यहां पे हमने रेडियो एक्टिविटी थोड़ी सी पढ़ी है ना, केमिस्ट्री में भी दोबारा पढ़ेंगे, देखना आप लोग। बिल्कुल सही, आयोडीन। जब भी थायराइड ग्लैंड या गले की ग्रंथि की बात आए, जहां से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है, याद रखना। नमक खाते हो ना, आयोडीन युक्त नमक, तो उसी के लिए होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए। आयोडीन 131, ए ऑप्शन, I4 आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 15 ही दिए हैं। कल हम लोग मिसलेनियस टॉपिक करेंगे, जितने भी बचे हैं, चाहे कितनी लंबी क्लास हो। कल हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, चाहे कुछ हो, ठीक है? तुम लोग भी बने रहिएगा। फिर कल बेशक हम लोग क्वेश्चन 2-4 करें, कल फिजिक्स कंप्लीट, और फिर शनिवार को भी एक क्लास रखेंगे। इस बार अभी से बता के चल रहा हूं, सैटरडे को भी सुबह 9 बजे क्लास रहेगी, याद रखना इस बात को। क्योंकि जो एक क्लास पिछले हफ्ते मिस हुई थी, एक क्लास कल मिस हुई है, इसका बदला सैटरडे को दूंगा, ठीक है? इसका बदला सैटरडे को लेंगे। तो सैटरडे को 9 बजे सुबह क्लास होगी, उसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड, और शुक्रवार को भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड। 2 दिन फिजिक्स वाइंड अप, सोमवार से नया सब्जेक्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलना, इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना फेसबुक व्हाट्सएप पे प्लीज, चाहे आपके फ्रेंड देखते हो ना देखते हो, लाइक करना भी मत भूलना, क्योंकि यही मेरे पास एंड में बचेगा साथियों, कुछ नहीं बचेगा। शरीर, हड्डी, मांस सब यही रह जाएगा, द्रव्यमान, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही प्यार बचेगा। ये भी नहीं मुझे मिला तो क्या फायदा फिर क्लासों का, ठीक है? दूसरी बात, फिजिक्स में कम समझ में आई है कुछ चैप्टर, मैं बता रहा हूं कौन कौन से समझ में कम आए। एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये कम समझ में आया है। एक मान लो आज का क्लास को रख देते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कम समझ में आई है, तो इनको रिवीजन में दोबारा से ले लेंगे। आपका एक काम है, प्लीज इस काम को कर लेना आप सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। मेरे साथ मतलब संडे तक आप लोग जितने भी क्वेश्चन कराएं, 700-800, अगर आपकी कॉपी में लिखे हैं अच्छा, नहीं लिखे तो मैं जल्दी से जल्दी पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा। तो इनको रिवाइज कर लो, ये पूरा का पूरा आपको रिवाइज होता रहना चाहिए। इन क्वेश्चनों को हर एक हफ्ते रिवाइज करते रहना। तो आप लोगों का इसमें न्यूमेरिकल भी है, 100-150 तो न्यूमेरिकल भी कराए मैंने। जिस टॉपिक पे जरूरत है उसका न्यूमेरिकल वहीं करा दिया है, तो ऐसा मत कहना कि मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराए, वहीं करा दिया है। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल भी कराए हैं। जो डेली आते हैं बच्चे कंटिन्यूअस से, उनको पता होगा, रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है उसकी वीडियो देखना, और हम लोग स्पेशल डाउट सेशंस रखा करेंगे, थोड़ा सिलेबस और काबू में आ जाए, पुराने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना। इलेक्ट्रिसिटी में एक बार और पढ़ाऊंगा, इसमें क्लियर है? चलो फिर चलते हैं, अच्छे से ख्याल रखिएगा अपना। और हाँ, याद रखना कि जब तक कुछ करोगे नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर से सुना देता हूं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु मतलब समुद्र, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना, रिजल्ट अपने आप आएगा। खत्म कहानी, ठीक है? खत्म कहानी, एक राजा के 7 रानी, खत्म कहानी, पियो पानी। ऐसा कभी नानी और मम्मी ऐसी स्टोरी सुनाती थी, तो लास्ट में ऐसा होता था।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, याद रखना। सारी चीजें वहीं पे आके रुकती हैं जहां पे आप कोशिश करना छोड़ देते हो। बाकी आप कितने ही डायलॉग सुनते रहो, होने वाला कुछ नहीं है जब तक पढ़ोगे नहीं। ओके, चलो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। मिसलेनियस पूरा का पूरा फिजिक्स वाइंड अप। टॉपिक्स होंगे रोटेशनल मोशन, सिंपल मशीन, कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, लेजर, मेजर, रेडार, खत्म। ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम। 7-8 टॉपिक, लंबी जाएगी, कोई बात नहीं। क्लियर है? 15 का आंसर नहीं बताया मैंने, बताया तो बच्चा। 15 का आंसर, सबसे ज्यादा भारत में क्या पाया जाता है? थोरियम। 15 का आंसर सबसे ज्यादा बताया था मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट केरल में, मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट रेत। ठीक है, रेत में पाया जाता है केरल में सबसे ज्यादा थोरियम। 2030 के बाद में हो सकता है हम थोरियम से ही ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे। इससे वेस्ट भी कम जनरेट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। एनर्जी भी यूरेनियम से ज्यादा निकलती है। होमी जहांगीर भाभा हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक, हमने 1974 मई में पहला एक्सपेरिमेंट किया था शक्ति, दूसरा हमने पोखरण 2 1998 में किया था। लाफिंग बुद्धा, शक्ति, ये दो हमारे न्यूक्लियर वो थे, एक इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। तो हमने हाइड्रोजन बॉम्ब का 1998 में परीक्षण कर लिया है। तो होमी जहांगीर बाबा जी ने बताया था कि ये थोरियम से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद में हमारे पास इतना इनरिच होना चाहिए यूरेनियम का, तो हम उसी की उसमें चल रहे हैं। 2030 तक पालेंगे इस चीज को। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।